मैं यूपी के गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर ये बताइए, बहुत बच्चे मतलब निराश हो जाते हैं। जैसे अभी हमने आपका बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा, आप चलने में बहुत परेशानी होती है, यहाँ तक कि आप कहीं जा भी नहीं सकते, अच्छी तरह उठ बैठ नहीं, बड़ी समस्या होती है। तो मतलब कैसे आप इन समस्याओं से मतलब अपने आप को मतलब वो करते हैं? देखिए, समस्याएं तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। समस्याएं तो वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो हमारा गोल है हमको डेली इंस्पायर करता है कि आप कर पाओगे। इसीलिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि मैं एक दिन मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊँगा। जी सर, ये बताइए जैसे आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपने मतलब कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर कितने एग्ज़ाम में आप सब कुछ प्रीलिम्स, मेंस वगैरह दिए? देखिए, यूपीएससी का मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। मेरा सीसैट क्वालीफाई नहीं हुआ, जीएस मैंने क्वालीफाई कर लिया था। इससे पहले मेरा सिलेक्शन राजस्व लेखपाल में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अच्छा, और पिछले 1 साल से रह के दिल्ली में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको 1 वर्ष हो गया दिल्ली में तैयारी करते हुए? जी। तो मतलब आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग वगैरह ली है, या फिर मतलब अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे नहीं, हैं? मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मदद नहीं ली है, मैं सेल्फ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग बहुत महंगा है, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं सेल्फ करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए जैसे अभी आपने इस बार का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है प्री का, वो आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं? जी, हमने इस बार प्रीलिम्स 24 का दिया था। मेरा जीएस क्वालीफाई हो गया था, लेकिन सीसैट मेरा 2-4 नंबरों से रह गया। अच्छा, तो ये बताइए सर जैसे उसके अलावा मैं अभी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, जो 27 अक्टूबर को लगी है। उसके बाद आरओ का है दिसंबर में। उसके बाद बिहार पीसीएस का भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये बताइए जैसे आप मतलब कुछ एग्ज़ाम को टारगेट निश्चित कर रखा है, या फिर मतलब जो जैसे-जैसे जी, मेरा रिलेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं? मेरा मेन टारगेट यूपीएससी है, लेकिन चूँकि यूपीएससी का पेपर अभी बहुत लंबा है और यूपी पीसीएस का सिलेबस उसके इक्विवेलेंट भी है, मतलब यूपीएससी के, इसलिए इससे मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। सर जैसे हमारे दर्शक में जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं सर, जैसे उन्होंने टारगेट कर रखा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम करना है हमें, तो उन्हें कुछ काफ़ी टाइम हो गया सर, जैसे 5 साल, किसी को 7 साल तक हो गए। यहाँ तक कि हमने पिछले एक इंटरव्यू किया है, एक भाई को 10 वर्ष हो चुके हैं तैयारी करते-करते हुए। वो 24 की उम्र में आए हुए थे, लेकिन आज उन्हें 34 उम्र हो गई है। तो आप इस बात में मतलब क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी वो उनका बोलना है कि मैं किसी और एग्ज़ाम को नहीं दूँगा, या तो यूपीएससी करूँगा या तो कुछ नहीं करूँगा। जी, ये तो बात ठीक है, उनकी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको इतना साल 10 सेशन उनका हो गया, तो जो यूपीएससी के इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो गया, तो उन्हें उनकी भी कोशिश करना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि एक बार उसमें भी हो जाएगा तो प्रमोशन करके आप चले जाओगे, आईएएस की रैंक मिल जाएगी आपको। लेकिन सर मैंने देखा है कि कुछ एस्पिरेंट ऐसे आते हैं, मतलब पूरा जोश के साथ लेके आते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली जैसे शहर में आके एक उन्हें अलग ही निराशा का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हम देख सकते हैं करोल बाग, राजेंद्र नगर, बहुत सारे इलाकों में मतलब बच्चा ऐसे छोटे-छोटे कमरों में रह रहा है, जैसे यहाँ तक कि 6 बाई 7-7 के रूम में इतना मैनेज करता है कि मतलब बहुत ही दुःख लगता है ऐसे देख के। मतलब कैसे सर, मतलब यहाँ पे दिल्ली में मतलब लोगों ने इतना कीमत बढ़ा दिया है, रेंट इतना हाई कर दिया है, लेकिन बच्चा मुश्किल सर्वाइव कर पा रहा है। जी, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, छोटे से कमरे में रहना पड़ता है और रेंट इतना ज़्यादा होता है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी तरह हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, स्टडी में दिक्कतें होती हैं, मटीरियल इतना महंगा हो गया है, रेंट इतना लोग बढ़ा दिए हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन तो मैं कहूँगा कि एक बार जो दिल्ली आ जाए तो अपना मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन तो अपना एम एक बार अचीव कर लेंगे तो वो सब चीज़ें भूल जाएंगी। सर जैसे अभी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, जैसे आपके मतलब कितने भाई हैं, आप कितने भाई बहन हैं सर? जी, हम लोग 4 भाई हैं और 1 बहन है, और हमारे 2 भाइयों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हम अपने छोटा भाई साथ रहते हैं। मम्मी पापा हमारे अब बूढ़े हो गए हैं, उनका भी खर्चा चलाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। सर मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? जैसे मतलब हमारे पिताजी बेसिकली किसान हैं, और अब उम्र उनकी 60 प्लस हो गई है, तो घर पे ही रहते हैं। मम्मी हमारी बीमार रहती है, तो उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हम लोग को लगी रहती है। सर ये बताएं, जैसे यहाँ दिल्ली का, जैसे यहाँ बहुत सारा हमने सुना है कि बहुत महंगा रेंट होता है, तो लेकिन सर आप कैसे मैनेज करते हैं सर सभी? सर मैं यहाँ पे प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ हमारी सिस्टर हैं वो उससे हेल्प कर देती हैं, और अभी भी मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसमें पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ स्टडी।
तो सर जैसे अभी आपके भाई जो साथ में रह रहे हैं वो क्या करते हैं सर? वो हमारा भाई छोटा है, वो उतना नहीं कमाता कि हमारा वो हेल्प कर सके। वो भी किसी एग्जाम की नहीं, वो preparation कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब करता है। वो एक छोटे से शहर में रह के प्राइवेट जॉब करता है, उसकी अर्निंग बहुत कम है, इसलिए वो नहीं कर पाता। तो सर मतलब अभी यूपीएससी मतलब कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं आपके और कितनी एज हो चुकी है? जैसे हमारी अभी 38 प्लस हो गई है। हमारा ये पहला अटेम्प्ट था, तो हम लोगों में फिजिकली हैंडीकैप में 45 ईयर्स मिलता है, लास्ट होता है। सर जैसे अभी कुछ मुद्दे चल रहे थे सर, महाराष्ट्र में एक आईएएस थी, उन्होंने गलत डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया था, तो ये लोग क्या कर रहे हैं सर? कुछ कोटे को मतलब मिसयूज नहीं हो रहा है सर? बहुत क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये एक्चुअली सरकार को एक कमेटी बैठानी चाहिए। जो एक्चुअल में डिसेबल है कोटा को उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए। जो फर्जी है, वो जो रियल हैंडीकैप है या डिसेबल्ड हमका वो हक मांग रहे हैं, तो सरकार को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि कोई अन्य आदमी जिसे जो वास्तव में डिसेबल है उनका जो कोटा है ना ले पाए। जी सर, मैंने अभी देखा है कि मतलब जैसे अभी गोपालपुर में एक हमने इंटरव्यू किया था, तो वहाँ एक भाई थे, मतलब वो बता रहे थे जैसे उन्होंने फैमिली ने मेरे को एकदम छोड़ दिया, ताने मारते हैं लोग, कहते हैं, और यहाँ तक धुतकार के चले जाते हैं सर। तो सर मतलब मैं देखता हूँ कि समाज में हर वर्ग के लोग कुछ ना कुछ मतलब परेशानियाँ झेलते ही सर। तो सर आपके साथ में भी कुछ ना कुछ होता है? जी, बहुत झेलना पड़ता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन्फीरियरिटी से हम लोग को देखते हैं और सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी लोग सोचते हैं कि अरे हम इनको ले लेंगे तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी या हमारी होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तो ये उनकी गलत भावना है। और एक फिजिकली चैलेंज आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, अगर थोड़ा समाज का सहयोग मिल जाए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भगवान ने सभी को साथ समान जन्म दिया है तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जी सर, जैसे अभी सर ने बताया कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो धुतकार के चले जाते हैं सर, ये बोलते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये मतलब एक ऐसा यहाँ तक कि बोल देते हैं इसका मतलब जीवन यहाँ धरती पर बोझ है एक तरीका का। जी जी जी। तो सर मतलब आप उन जैसे हमारे दर्शक कुछ उसमें ऐसे भी होंगे सर जो मतलब बहुत ही कठिन समस्याओं का वो करते हैं सर, जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सर मैंने देखा एक के सर हाथ भी नहीं थे सर, वो भी कुछ न कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते थे सर। तो आप जी जी, जैसे वो क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए? अभी आपने वीडियो देखा होगा, अभी 2023 में एक सूरज तिवारी नाम के थे जो इटावा के थे, वो उन्होंने यूपीएससी का 917वीं रैंक क्रैक किया था, जिनके 2 पैर कट गए थे, एक हाथ भी नहीं था, तो वो कर सकते हैं। तो डिसेबल भी बहुत ज़्यादा कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर थोड़ा समाज का सहयोग मिल जाए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो अपना नज़रिया उनको बदलें। अगर थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो एक आदमी ये मेन स्ट्रीम में आ सकता है, वो किसी से कम नहीं है। जी सर, जैसे सर ने बताया कि मतलब हिम्मत रखनी है, अपने हौसले जो आपने सोचा है, जो सपने हैं आपके, जहां आपको जिस भी वर्ग का कोई भी इंसान देख रहा है इसको, और हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपना एम पर फोकस देना, ना कि लोगों के जो लोग कह रहे हैं सुनना पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों को आपको भूल के अपने टारगेट पर ध्यान देना है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि आपके समाज में जो भाई बहन को ताने मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना सर। बिल्कुल, आप उनका जवाब मत दें, आप कड़ी मेहनत करते जाओ, एक दिन सफलता आपको चिल्ला चिल्ला कर उनको जवाब देगी। बस आप अपनी डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करिए, जब आप सफल हो जाओगे तो वही आपके लिए वो तरसने की समय मांगेंगे आपसे बात करने के लिए, हमको टाइम दीजिए, हमसे आप बात क्या करना है आपको। तो कोई बात नहीं, आप डिटरमाइन रहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, एक दिन समय ही सबको जवाब देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो सर जैसे अब हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे सर, क्या मतलब प्रोसेस रहता है यूपीएससी के एग्जाम का? जैसे आपको पता है यूपीएससी में 3 प्रोसेस होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए आते हैं, उसके बाद मेंस जो क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जी सर, यहाँ पे कोचिंगों का सुनने में आता है सर, जैसे बहुत मतलब किसी का मतलब 2 लाख फीस है, किसी का 1.5 लाख फीस है जी। तो सर मतलब कुछ छूट देते हैं ये लोग? जैसे आपने सर किसी कोचिंग ने आपको छूट वगैरह दी, या जैसे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए? जी, मैंने भी बहुत सारे कोचिंगों के चक्कर लगाए थे, लेकिन किसी ने कोचिंग ने कोई भी रियायत नहीं दिया, और बहुत ज़्यादा फीस उनकी महंगी होती है। एक बार आप जब सफल हो जाओगे तब वो लोग भी आपके लिए वो चाहते हैं कि आप हमारे कोचिंग में आओ, लेकिन तो उसके पहले आपको कोई नहीं पूछने वाला होता है। इतनी फीस ज़्यादा उनकी है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी, जैसा आप देख रहे हैं सर, जैसे बता रहे हैं कि मतलब यहाँ कोचिंग वाले बस झूठे बातें करते हैं कि हम उतना छूट दे देंगे, या फिर हम बिल्कुल ही फीस नहीं लेंगे सर। यहाँ तक कि कुछ कोचिंग को मैंने देखा सर, ये भी बोल देते हैं
कि हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, बस आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए और पढ़िए। बस वो रील बनाने के लिए होता है उनका, बस रील पे बोलते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत सारे कोचिंगों के चक्कर लगाए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी मेरा कम नहीं किया। तो बस वही ऐसे बोलते रहते हैं वो। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम में जैसे बहुत सारी कोचिंग है सर, इतना फीस लेती हैं कि मतलब एक किसान परिवार वर्ग से कोचिंग करने आता है कोई भी हमारा भाई बहन, तो वो फीस को देख के मतलब डर जाता है। बिल्कुल, यहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं वो वापस चले जाते हैं कि इतना फीस ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 2-2 लाख रुपये फीस है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में, करोल बाग में रहना इतना एक्सपेंसिव होता है कि सब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट जो IAS वास्तव में बनना चाहते हैं, लेकिन वो फीस के कारण नहीं बन पाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इन कोचिंग वालों को, जैसे मतलब ये इतना फीस बढ़ा दिया इन्होंने सुविधा के नाम पे सर, मतलब कुछ देखने में लगता ही नहीं है कि जैसे ये इतनी सुविधा दे भी पा रहे हैं। जैसे जी, जब आप शुरू में जाओगे तो आपको वो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, लेकिन एक तरह से आपको अब अगर आप उनके चंगुल में फंस जाओगे तो आपको वो कहेंगे कि बस हमने तो ये काम कर दिया, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये आप ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं, पहले आपको पता है बेसमेंट में पढ़ा रहे थे, छोटे कमरों में पढ़ा रहे थे, एक साथ में वो 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं, 500 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि पहले तो फीस को बहुत कम किया जाए और जो सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान दिया जाए, जिससे कि किसी को साथ कोई भी इंसिडेंट ना हो सके। सर यहाँ तक कि सर ये देखने में आता है ये कोचिंग वाले सर बच्चों को फंसाने के चक्कर में पुराने जो मतलब सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको दिखा रहे होते हैं, मतलब 2-3-4 साल से उन्हें ही मतलब रिपीटेड करते रहते हैं। जी, आपने जैसे कि देखा होगा इस साल 2023 का जब रिजल्ट आया तो वही कोचिंग वाले जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड रैंक पे हैं, वो एक कोचिंग वाले अपने यहाँ दिखा रहे हैं, एक कोचिंग वाले अपने यहाँ दिखा रहे हैं। तो मतलब इनको बस व्यू लेने के लिए, बस तो आपका लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उनको पैसे देके उनका फ़ोटो लगा लेते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जैसा कि सर बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोग बच्चों को मतलब फंसाने के चक्कर में उन्हें मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कितना मतलब सिलेक्टेड हो रहे हैं बच्चे, और वास्तविकता में सर यहाँ से मतलब हजारों में बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ तक कि 5-5 हजार पढ़ रहा है बच्चा किसी कोचिंग में, लेकिन वहाँ सर सिलेक्शन सर इतना हो रहा है कि मान के चलिए 5, 10, 15, और उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि सर मतलब हमारे यहाँ से इतना बच्चा सिलेक्टेड है। देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ट्यूशन लेते हैं या कोचिंग लेते हैं, तो वो बहुत जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम ही निकाल पाते हैं, या जो निकाल ही पाते हैं वो सेल्फ स्टडी से निकाल पाते हैं। तो कोचिंगों का कोई ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज हर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। और ये आप कितने भी बड़ी कोचिंग क्यों ना कर लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप UPSC क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सर ये बताएं, जैसे बहुत कोचिंग ऐसा भी चलाती हैं, जैसे कोई बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो मेंस के लिए उन्हें फ्री या कुछ ऐसा करते भी हैं यहाँ पर सर? हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन तो फिर वो बोलते हैं कि हम अब ये सुविधा है, अगर आप हमारे कभी स्टूडेंट रहे हो, जैसे मान ली प्रीलिम्स में आपने कोर्स किया उनका, या आप कभी उनके लिए मेंस लिखे हो, तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ बोलते अलग हैं लेकिन करते कुछ और हैं। हम लोग भी गए थे तो बोले हम ऐसा नहीं करते हैं, कल हम अपने बच्चों को जो यहाँ से कभी कोचिंग लिए हैं उन लोग को हम फ्री कराते हैं, बाकी दूसरे बच्चों के लिए वो बहुत कम ही कराते हैं। तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जिनके कोचिंग के जो बच्चे वहाँ पढ़े हुए होते हैं उन्हें वो फैसिलिटी मिलती है? हाँ, उन्हें वो फैसिलिटी मिलती है, बाकी अन्य लोगों को नहीं देते वो। तो सर मतलब दिखाया तो ऐसा जाता है सर कि मतलब क्या हम बच्चों को प्रीलिम्स पास कीजिए, कहीं से भी कोई किसी भी स्टेट से हो सर, और अगर हमारे यहाँ बस आप आ जाइए प्रीलिम्स पास करके, हम आपकी पूरी मेंस की स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ करवाएंगे आपका। जैसे कुछ कोचिंग वाले हैं वो करते हैं, बाकी अन्य जो है वो बस बोलते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप हमारे पास आए। मैं 1-2 कोचिंग जानता हूँ वो कराते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड संख्या में कराते हैं, बाकी अन्य लोग बस बोलते हैं, कराते नहीं हैं। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे, ये इंग्लिश में भी बड़ी मिथ बना रखी लोगों ने कि कुछ बोला जाता है कि मतलब इंग्लिश में ही सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम का तो सिलेक्शन बिल्कुल अब खत्म है, होने के कगार पहुंच गया है, मतलब हिंदी मीडियम का तो होगा ही नहीं बच्चों का सिलेक्शन, यहाँ तक कि कहा जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आप 2023 अगर आप रिजल्ट को देख लें तो लगभग 54 बच्चे एक ही कोचिंग से हुए थे जो कि हिंदी मीडियम के थे। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हो रहे हैं। बस आपका कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश मीडियम से हो कि हिंदी मीडियम से हो। तो सर आप ये बताएं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे उन्हें कंटेंट में प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी बोलते हैं यहाँ तक कि, तो सर आज के टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है हिंदी और इंग्लिश कंटेंट में? जैसे इंग्लिश नहीं, आज तो सारा मतलब मटेरियल आपको
चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, आपको ईजिली दिल्ली में अवेलेबल है। आप चाहे तो घर बैठे वही मंगा सकते हैं या यहाँ दिल्ली में आके भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब कंटेंट में वो वाली बात नहीं रही जैसे पहले जो। हाँ, पहले दिक्कत होती थी, लेकिन आज हिंदी मीडियम में भी मोस्टली बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। आज लक्ष्मीकांत की किताब वो भी हिंदी में आ रही है। लगभग मोस्टली जितने फेमस पब्लिशर हैं, राइटर हैं, उनकी किताब हिंदी में आती है, तो कोई मटेरियल का कोई इशू नहीं है, सब चीज़ आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो सर ये बताएं, जैसे अब यूपीएससी का पूरा प्रोसीजर बताएं सर। जैसे बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं तो फिर मेंस का क्या सीन रहता है सर? अगर आप देखोगे मतलब यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप मान लीजिए, पहले आप जब नोटिफिकेशन आता है लगभग 6-7 लाख बच्चे क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट देते हैं। उनमें से मोस्टली 13-14 हज़ार का ही मेंस के क्वालिफाई करते हैं, उसको मेंस लिखते हैं, जो कि आपका वो मेंस में आपका होता है। उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जी, तो सर ये बताएं, जैसे ऑप्शनल में सर आपने क्या रखा हुआ है? जैसे मतलब मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। तो सर मतलब हिंदी साहित्य में ज़्यादा ठीक रहता है या हिस्ट्री में, जैसे हिंदी वालों के लिए? जैसे देखिए, वो या तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को हिंदी साहित्य अच्छा लगता है, बहुत सारे ज्योग्राफी लेते हैं, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है या कौन सा स्कोरिंग है। मैंने हिंदी साहित्य इसलिए लिया क्योंकि हम लोग चूँकि साइंस स्ट्रीम से रहे हैं, तो हिंदी हम लोग थोड़ा सा सिलेबस छोटा है, इसलिए थोड़ा सा और स्कोरिंग भी है, इसलिए हमने हिंदी साहित्य पर। फिर अब उन हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं अभी, वो मतलब परेशान रहते हैं कि आखिर हम कौन सा ऑप्शन डिसाइड करें। मतलब उन्हें देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम वो पढ़ पढ़ के फिर भी कन्फ्यूजन रहती है उन्हें। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मतलब जो लोग सेलेक्टेड हैं उनका आप इंटरव्यू देख लें, और उसके बाद आप खुद जो सिलेबस जो अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उस सिलेबस को स्टडी कर लें अच्छे से। फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मेंस में चूज करना है ऑप्शनल के लिए। तो सर जैसे सर ने बताया, पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये ना करिए कि 2 महीना ये पढ़ लिया, 1 महीना वो पढ़ लिया। इसमें क्या रहेगा, टाइम एक लिमिटेड होता है, उस वजह से बार बार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में फिर इतना 3 महीने का टाइम रहता है, तो उसमें टाइम में सर बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। जी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले आप जो सिलेबस है मेंस का उसको सारे सब्जेक्ट का स्टडी कर लीजिए, और जो सेलेक्टेड है उनका इंटरव्यू देख लीजिए। कुछ लोग कुछ अपने भी दिमाग से देख के फिर ऑप्शनल का चूज करिए। तो सर ये बताएं, जैसे आप स्टडी करते हैं सर यहीं पे करते हैं या कहीं लाइब्रेरी वगैरह भी आपने ज्वाइन कर रखी है? नहीं, पहले मैं लाइब्रेरी कर जाता था, लेकिन लाइब्रेरी जाने आने में मुझे दिक्कत होती थी, इसलिए मैं रूम पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं सर, जैसे अभी यूपीएससी का मेंस होने वाला है जी, तो आपका भी उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया या नहीं? मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैं इस बार यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर मतलब कहाँ कमी रह पा रही है सर? जैसे आपका जी कमी मेरी सीसैट को मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आप थोड़ा सीसैट पे ध्यान दीजिए, तो मैं सोचता था कि चलो सीसैट तो आराम से हो जाएगा। लेकिन तो जब कुछ दिन रह गए तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो रियलाइज़ हुआ कि तो इतना आसान से नहीं हो सकता है। इसलिए सीसैट में ही थोड़ा, हम लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे, थोड़ा मैथ मेरा वीक था, तो इस बार मैं जब ये पीसीएस का पेपर हो जाएगा तो मैं सीसैट पे ही ध्यान दूंगा इस बार। तो सर जैसे अभी आपने बताया, मतलब सीसैट में आपकी प्रॉब्लम रही है जी, तो मतलब सर जैसे अभी हमारे कुछ ऐसे दर्शक देखते हैं, तो इसमें हमारे भाई बहन ये बताते हैं कि सीसैट आज के टाइम पे ऐसा आता है कि बच्चा जो बीटेक वाला है वो तक क्लियर नहीं कर पा रहा है। इस बार भी था या पिछली बार? पिछली बार से थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा सा उससे इजी था। अदरवाइज सीसैट आप कोई हल्के में ना ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे मेरे साथ के, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो इसके पहले वो सीसैट में वो मतलब क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन इस बार वो सीसैट में ही रह गया उनका। जी, तो जैसा कि आप ये बताएं कि मतलब कि जो बच्चे प्री पास कर लेते हैं वो दिल्ली नहीं आ पाते हैं। जैसे बहुत स्टेटों में बच्चे हैं जिन कहाँ से किस कोने में तैयारी कर रहा है बच्चा। जी। तो सर उसे मेंस के लिए क्या रखना चाहिए? दिल्ली आना चाहिए सर, या वहीं से ऑनलाइन वगैरह कुछ करके तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, जो अगर आप दिल्ली अफोर्ड कर सकते हैं वो दिल्ली आ जाएं, नहीं तो आज तो चीज़ें जो है ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। आप चाहो तो घर से भी आप तैयारी कर सकते हो। बस दिल्ली क्या है, दिल्ली पे आप यहाँ पे आपको माहौल मिल जाएगा, यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है। आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनसे आपका इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आपका काम और इम्प्रूव हो जाता है, और यहाँ पे गाइडेंस भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर से भी सेटिस्फाइड हैं तो आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। आज बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सर ये बताएं सर, जैसे ये जो कोचिंग वाले हैं ये मेंस के लिए मतलब पूरा अपना फ्री की तरह ही निकाल देते हैं क्या?
फ्री हाँ, कुछ नहीं करते मतलब नहीं, जो मेंस दिखता है उनके लिए कोचिंग वाले कुछ कंसेशन देते हैं। वो मतलब हम जानते हैं, 3-4 कोचिंग वालों को जानते हैं। अगर आप प्री निकाल लेते हो, मेंस के लिए आते हो, तो कुछ छूट देते हैं। तो वो सर उन्हीं के बच्चे होते हैं या फिर मतलब कोई भी अगर प्री निकाल लेता है तो? कोई भी निकाल लेता देते हैं, लेकिन उसके अपना वो नाम बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि आप अगर मेंस लिखोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो तुम्हारा कोचिंग का बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, इसलिए वो आपको कुछ है वो कंसेशन देते हैं। सर यहाँ तक ही सुनने में आ रहा है कई कोचिंग वाले ऐसा भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, रहने खाने का सब कुछ मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने मतलब पीजी टाइप का बना दिया उन्होंने, उसी में तैयारी करा रहे हैं बच्चों की। हाँ, कुछ कोचिंग वाले करते हैं, लेकिन कुछ हम जानते हो कि वो करते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं बोलते हैं जो करते हैं। कुछ ही कोचिंग वाले से करते हैं। तो वो उन्हीं के छात्र होते होंगे, उन्हीं की कोचिंग में पढ़े हुए हैं? मोस्टली वो उन्हीं के छात्र होते हैं, और कुछ वो दिखाने के लिए 2-4 बाहर से ले लेते हैं। अच्छा, तो जैसा कि सर ने बताया कि वो ज़्यादातर छात्र उन्हीं कोचिंगों के होते हैं, बाहर से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए शायद ये प्रॉब्लम मतलब फैसिलिटी देते होंगे। क्योंकि हम लोग गए थे कोचिंग में बात करने के लिए, तो बोले कि हाँ, अगर आपने हमारे यहाँ कोचिंग ले रखी है तभी आपके लिए फ्री है, नहीं तो आओ, सबके लिए फ्री नहीं है। तो सर मतलब आपकी स्थिति को भी देख के मतलब कुछ कोचिंग वाले कुछ नहीं आपको मतलब वो जब मैं गया था तो बोले कि आप सर से बात कर लीजिए, सर से कभी बात हो ही नहीं पाती है। जो उनके डायरेक्टर हैं बोलिए उनसे बात कर ले, या आप ऑनलाइन कर दीजिए, उसका कुछ जवाब ही नहीं आता है। 2 बार ऑनलाइन में किया गया, कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सर आप ये बताएं सर, जैसे आप यहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं सर, तो मतलब सर जैसे अभी आप लाइब्रेरी के लिए जाते हैं तो किसी के मतलब साथ में जाते हैं या? नहीं, मैं साथ में नहीं जाता था, मैं अकेले जाता था। मैं अपनी किसी फ्रेंड से बोल के बुक अपनी रखवा देता था वहाँ से, फिर अपने पास मेरे पास स्कूटी है, मैं उसकी सहायता से वहाँ पर चला जाता। तो सर आंसर राइटिंग वगैरह करने के लिए आप अपना यहीं पे कर लेते हैं? हाँ, यहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे जाके कुछ हमारे फ्रेंड जो सेलेक्टेड हैं, मैं उनसे कुछ उनकी हेल्प ले लेता हूँ। जो मेंस लिख रखता है या कुछ सेलेक्टेड हैं, तो उससे हम उनकी हेल्प लेके कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो सर मतलब जैसे गांव में आपके पेरेंट्स रहते हैं सर, उन्हें तो सर काफ़ी सुनना पड़ता होगा, जैसे समाज है सर, समाज क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ता सर। जी बिल्कुल, बहुत सारा सुनना पड़ता है, उनको भी सुनना पड़ता है, हमको भी सुनना पड़ता है, लेकिन तो हम सोचता हूँ कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा तो अपने आप लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। सर तैयारी करने वाला जो छात्र होता है ना, उसी के साथ में सर ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जो छात्र मतलब जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसने कहीं जॉब करने लग गया, तो समाज का सब ध्यान वहाँ नहीं रहता। लेकिन जो बच्चा तैयारी करने गया कहीं किसी बड़े शहर में या कहीं भी तैयारी कर रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। उसकी वजह से फिर मतलब अब उनके पेरेंट्स को भी सुनाते हैं कि भाई इसके बस की बात नहीं है, इस पे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल, उसको मतलब कुछ और करवाइए। पूरा फोकस उन पे ही रहता है सर। बिल्कुल ऐसे इस समाज की बहुत बड़ी बुराई है जी। हम पर्टिकुलर मैं भी बहुत इस दौर से गुजर रहा हूँ। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अभी तक जो सोशल मीडिया पे भी हमारे बारे में लोग लिखते हैं कि नहीं कर पाएगा ये। तो भाइयों, मैं तो आपका कुछ ले नहीं रहा हूँ, मतलब अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ गंदे कमेंट भी मत किया करो, क्योंकि किसी का दिल बहुत हार्ट होता है इससे। बिल्कुल, जैसा सर बता रहे हैं, अगर आप अच्छा किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को आपको डिमोटिवेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है सर जी। आप बिल्कुल नेगेटिव कमेंट कर करके किसी का मतलब उत्साह सर नीचे कर देते हैं सर। ये लोग मतलब हर तरीका का सर इस समाज में लोग हैं सर। जितना हम लोग झेलते हैं भाई साहब, वो मैं बता नहीं सकता इस पे कि कितना हम लोग को झेलना पड़ता है। वो तो हम ही जानते हैं, या तो हमारे माता पिता ही जानते हैं कि कितना हम लोग को झेलना पड़ता है। तो सर जैसे अभी आपको मतलब 1 वर्ष हो गया, इससे पहले सर आप क्या करते थे सर? अपने बारे में बताएं, पीछे का बैकग्राउंड, मतलब आपने एजुकेशन में क्या क्या कर रखा है? इससे मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही मैंने BSc करा, फिर वहाँ से मैंने B.Ed करी है। फिर मैं प्रिपरेशन वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर मैं अभी कुछ दिन प्राइवेट टीचिंग भी किया मैंने। उसके बाद मैं यूपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा में मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली। तो सर मतलब आपका लेखपाल एग्जाम क्लियर हो चुका है? जी जी। तो सर मतलब वहाँ ज्वाइनिंग हो गई अभी नहीं वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं, वहाँ पे कुछ अभी कोर्ट का मैटर चल रहा है, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं। अच्छा, तो सर यहाँ पे आप मतलब किसी को मतलब पढ़ाते हैं कि बच्चों को स्कूल वगैरह में? आप पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, फिर वहाँ पे पढ़ने के मैंने रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो हमको मिलना चाहिए समय वो नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने उसको लेफ्ट कर दिया। अभी मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो सर ये बताइए, जैसे अभी हमारे भाई बहन कुछ देख रहे हैं, तो जैसे आपने B.Ed कर रखा है, आपने बताया सर जी, तो B.Ed जैसे आप एग्जाम देंगे सर, उसमें कुछ छूट वगैरह होती है? मतलब जैसे डिसेबिलिटी जो होते हैं लोग? हाँ, मतलब उसमें कुछ छूट आप गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 4% की छूट हर नौकरियों में मिलती है, तो 4% छूट वहाँ पे मिलती है। लेकिन तो दिक्कतें होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं वहाँ पे
कि मतलब जो डिसेबिलिटी के नाम पे जीरो है, लेकिन वो सारा फ़ायदा वही उठा ले जाते हैं। तो सर सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए सर? सरकार को सबसे बड़ी बात है कि उनको एक आयोग बैठाएं जो सही में जांचें कि मतलब क्या जो डिसेबल का वो जो कोटा लगाए हैं क्या उसके योग्य हैं कि नहीं है। अगर जो योग्य नहीं है तो उनको बाहर किया जाए और वास्तव में जो उसके हकदार हैं उनको वो चीज़ें दिए जाए जिससे कि उनके साथ न्याय हो सके। तो सर मतलब जैसे अभी आप टीचिंग वगैरह का भी कोई एग्जाम दिया है या फिर आपका? नहीं, मैं अब टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं देता हूँ। अब मेरा बस यही एक मन रह गया है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। अच्छा, तो जैसा कि सर बता रहे हैं उनका पूरा फोकस अभी यूपीएससी एग्जाम को लेके, मतलब यूपीएससी एग्जाम ही देते हैं सर। अभी उनका लेखपाल में एग्जाम क्लियर हो चुका है और सर अभी जॉइनिंग नहीं हुई है वहाँ पर। जी किन्हीं कारणों से जॉइनिंग भर्ती में कोर्ट में मतलब चल रही है। जी जी जी। तो सर मतलब मैथ्स का बताएं सर कुछ, मतलब जैसे GS1 होता है, GS2 होता है। जी जी, इसे आपको पता है कि जो मेंस का 4 पेपर होता है उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो मतलब ये अलग अलग वो सेक्शन डिवाइड है, उसमें अलग अलग नंबर का है जी। तो उसके लिए जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए आते हैं, फिर मेंस के बाद फिर क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए आते हैं। अच्छा, तो सर मतलब जैसे कोचिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है GS1 के इन पेपरों के लिए सर, या अपने आप ही कर? देखिए वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आपको फील होता है कि हम कर पाएंगे तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कोचिंग भी करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग सेल्फ स्टडी भी कर ले रहे हैं। बहुत सारे गांव में लोग हैं, हमने देखा है कि देखिए सर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, तो हमारे यहाँ के एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोग वो यूपीएससी क्रैक किए हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं करा है। और अभी आपने पवन का देखा होगा, पवन कुमार का देखा होगा, उनका मकान कितना झोपड़ी का बना हुआ था। तो उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है पैसे, बस ये है कि मतलब आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना आपके पास ग्रैप्स कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आप कितने महंगे कोचिंग में, क्या बताइए, आप जो बड़े बड़े कोचिंग का चाहे मुखर्जी नगर में हो, चाहे राजेंद्र नगर में हो, चाहे करोल बाग में हो, वो सबको क्या IAS ही बना देते हैं क्या जो लेते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ग्रैप्स करते हो, कितना आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो, तब जाके यूपीएससी क्रैक हो पाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। नहीं तो कम से कम हज़ारों संख्या में बच्चे जो होते हैं वो हर सत्र में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो कितनी बढ़िया कोचिंग के होना, चाहे इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम को, लेकिन उसमें से कुछ ही सिलेक्टेड हो पाते हैं। तो ये पर्सनली आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसको इंटरेस्ट लेते हो, कितना मतलब आप उसको ग्रैप्स करते हो जी। तो सर ये बताएं, जैसे ऑनलाइन आजकल कोचिंग बहुत प्रोवाइड कराई जा रही है सर, तो उसमें सर बैच अलग अलग होते हैं या फिर ऑफलाइन वाले जो टीचर होते हैं वो पढ़ाने वाले अलग हैं, ऑनलाइन वाले अलग हैं? नहीं, सारे टीचर मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो जो ऑफलाइन पढ़ाता है वो ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। तो मतलब सर जो वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वही घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम होती है सर मतलब। और मैं तो समझता हूँ ऑफलाइन का आपको जो है ऑनलाइन का फ़ायदे भी बहुत मिल जाते हैं। आपको PDF मिल जाती है, आपको मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी सर का जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आज मणिकांत सर का क्लास लगा हुआ है या किसी और टीचर का क्लास लगा हुआ है, तो मान लीजिए आज नहीं गए तो आपका छूट जाएगा। लेकिन हम आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, PDF मिलता है, कभी भी उसको दे सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा और उसके बाद आपको कोई भी समय आप उसको देख सकते हो जी। जैसा कि सर बता रहे हैं, यहाँ दिल्ली बड़े जैसे शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है सर। यहाँ इतना खर्चा करने, मतलब सर फीस से लेके बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं सर, तो आप उन चीज़ों को घर पे ही प्रोवाइड करवा सकते हैं कोचिंग। किसी भी कोचिंग का ले लीजिए ऑनलाइन और अपना वहीं पर बैठ के पढ़ा जा सकता है। आज बहुत सारे जो कोचिंगों के जो है वो फ्री नोट्स हो या PDF हो फ्री में मिलते हैं, या बहुत ही नॉमिनल फीस पे मिल जाते हैं आपको। अगर आपको दिल्ली आने में अफोर्ड कर पाते हैं तो आप दिल्ली आइए, कोई जरूर आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उससे स्टडी करके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो सर यहाँ बताएं सर, जैसे दिल्ली में लोग आते हैं उन्हें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है सर? परेशानियाँ तो बहुत झेलनी पड़ती हैं। जैसे ही आप दिल्ली से उतरोगे तो इतनी भीड़ होती है, तो आप भीड़ देख के ही डर जाओगे। चाहे आप करोल बाग जाओ या राजेंद्र नगर जाओ या मुखर्जी नगर आओ, यहाँ पे आपको बहुत झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रहने की दिक्कत होती है। स्पेशली हम लोग जो गांव से रहने वाले हैं, वहाँ का ओपन इन्वायरमेंट होता है, पहले तो इन्वायरमेंट में बहुत हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ के भीड़ में आके बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर की बातें करते, वो अपना मेन उनका भूल जाता है कि हम पढ़ने आए हैं। कुछ लोग तो यहाँ की चकाचौंध की रोशनी में खो जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मन बना के पढ़ने आए हैं, क्योंकि आपके माता पिता का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस जो आपको यहाँ भेजते हैं, हर कोई अपना खेत बेच के भेजता है, कोई अपना सैलरी का बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको देता है, कोई आपके घर गिरवी रख के भेजता है, कोई माँ अपनी गहने बेच के देती है। तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि सारा ध्यान आप अपनी पढ़ाई पे रखिए
आप अपने लक्ष्य पे रखिए, उसके बाद जो चीज़ें आप सफल हो जाओगे, तो बाद की चीज़ें तो आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी, जो आपको कभी कमी नहीं होगी। सर ये बताएं, जैसे सिलेक्शन सर बहुत कम हो रहा है सर यहाँ पर, जी। क्या वजह है सर सिलेक्शन नहीं हो पाता? बहुत लोग 10 वर्षों से सर तैयारी कर रहे हैं, कोई सर मतलब 15 वर्ष भी हो चुके हैं किन्हीं लोगों को, अब वो मतलब पीसीएस में लग गए सर तैयारी करने। सर क्या लगता है आपको सर, ये गवर्नमेंट ही जॉब सब कुछ होती है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ नहीं। आज प्राइवेट में भी बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी से कर रहे हैं और बढ़िया इनकम कमा रहे हैं, उनका पैकेज भी बढ़िया है। लेकिन देखिए, जो सेवा के भाव से आए, मैं चाहता हूं अगर जो सेवा करना चाहता है वो गवर्नमेंट जॉब में आए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे यूपीएससी मान लीजिए आप करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा एरिया ब्रॉड है, आप उससे सेवा कर सकते हो। बाकी अगर पैसा कमाना है तो और भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी सर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं सर, जैसे कोई 20 वर्ष का आया हुआ है सर, और आज उसे सर 34 हो चुका है सर, मतलब 34 वर्ष हो चुके हैं उसे। जी जी जी। तो सर क्या लगता है आपको, उसने टैलेंट को कहीं दूसरी जगह यूज किया जा सकता है सर, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में सर मतलब पास ना हो पाया सर, डिमोटिवेट हो चुके हैं आज के टाइम पे बच्चे। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। कुछ लोगों की तो मतलब बहुत कोशिश करते नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप 4, 5, 6 अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद नहीं होता तो आप बी प्लान भी रखिए, क्योंकि सारा एनर्जी आपका वहाँ चला जाएगा, तो ज़िंदगी तो आपको जीनी ही है। तो बी प्लान भी आप मन में रखिए कि हाँ भाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप स्टार्टिंग में मत सोचिए, लेकिन जब आपका मान लीजिए 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट हो जाए तो आप बी प्लान भी सोचिए कि हाँ भाई, हमको ये अगर ये नहीं हुआ तो ये करना है हमको। सर हमारी जो ये नई जनरेशन है सर, इतनी फ्रस्ट्रेटेड में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं, जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं सर, आज के टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेटेड में हो चुके हैं सर, मतलब एक फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, मतलब वो सोच बैठे हैं अपने अंदर का हम एकदम लूजर हैं सर, मतलब कुछ कर नहीं सकते। क्या एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो कुछ और फील्ड में नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए बार बार फेल हो रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि अपनी थोड़ी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करिए कि कहाँ हमसे कमी, उसको पहचानिए। देखिए, फेलियर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बहुत पेपरों में फेल हुआ हूँ, ऐसा नहीं है इतना पेपरों में मैं भी फेल हुआ हूँ कि आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। आप फेल होते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप उससे सीखिए कहाँ गलती होगी, फिर उसको आप इम्प्रूव करिए, फिर मेरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, मतलब एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, क्या मतलब आप सक्सेस हुए या नहीं हुए। जी बिल्कुल। आप कहीं दूसरी जगह भी ट्राई किया जा सकता है सर। जी जी जी। क्योंकि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इतना तो आप जान लेते हैं सर, पढ़ लेके सर आपको जी, समझ हो जाती है, जी। क्योंकि मैच्योरिटी आपकी ठीक ठाक हो जाती है। जी जी जी। तो इस वजह से कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सर। अब यूपी पुलिस का कुछ पहले सर एग्जाम हुआ 2-3 दिन पहले, जी, सुनने में आया था एक लड़का सर जिसका एग्जाम ठीक ठाक नहीं हुआ, उसने सर सुसाइड कर लिया, जबकि यूपी पुलिस का एग्जाम तो इतना लेवल पर सर एक कांस्टेबल का जी एग्जाम जी है जी सर। जी। नहीं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, सुसाइड कोई किसी समस्या का हल नहीं है। अगर आप सुसाइड कर देते हो तो आप कोई माता पिता पे जो बीतती है वो वही जानते होंगे। तो मैं उनसे कहूँगा प्लीज़ भाइयों कि अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दो या कोई बी प्लान देख लो। लेकिन सुसाइड बहुत ही गलत काम है। ये आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके माता पिता को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ भाई, जो भी सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, कृपया ये चीज़ अपने दिमाग से हमेशा क्लियर निकाल दें। सुसाइड ही किसी समस्या का हल नहीं है। सर ये बताएं, किसी भी छात्र को सर कब तक तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की, और कब छोड़ देनी चाहिए? जैसे उसे कब पता चल जाता है सर कि मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हुआ, फिर मैं इसे क्रैक नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सर सबको सब कुछ नहीं मिल सकता सर, ये तो सर श्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी सर लिमिटेड होती है सर। जी जी जी। वहाँ भी सर गिनती में ही कुछ कैंडिडेट ही जा पाते हैं, बाकी सर वो लगे रहते हैं, वो सोचते हैं इस वर्ष नहीं अगले वर्ष, अगले वर्ष नहीं उस वर्ष। तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? आपका क्या मानना है सर इसमें सर? देखिए, मैं अपने आप को अभी इस लायक नहीं समझता हूँ कि मतलब मैं बता सकूँ, लेकिन तो जब आप 4 बार 5 बार परीक्षा में फेल होते हो, अगर स्टडी चेंज करते हो तो अगर आप सफल नहीं होते तो निश्चित ही आपको मतलब बी प्लान के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत सारा समय भी चला जाएगा और दिक्कतों को सामना भी करना पड़ेगा। जैसा कि सर देखने में आता है, किसी भी छात्र को सर पता चल जाता है जब वो तैयारी करता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जी जी। फिर भी सर वो टाइम दे रहा है उस एग्जाम में। यहाँ तक कि सर दिल्ली जैसे बड़े शहर में सर देखने को मिलता है कि कुछ छात्र सर तैयारी तो कर रहे हैं 2-3 साल से, लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं आज के टाइम तक। जी जी जी। तो सर मतलब लोग अपने आप को सर यहाँ तक कि धोखा दे रहे हैं सर, तैयारी तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो देखिए, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए,
माँ बाप के आपको बहुत ज़्यादा अपना बहुत पेट काट के बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करके आपको दिल्ली भेजते हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, वो यहाँ पे आए पढ़ाई करने के लिए, यहाँ से भटक गए हैं और दूसरे कामों में लग गए हैं। तो कभी भी आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, इससे नुकसान आपका ही होने वाला है और एक बार समय निकल जाएगा तो फिर माँ बाप भी आपको विश्वास नहीं करेंगे और कोई भी विश्वास आपके नहीं करेगा। तो प्लीज़ अपने आप को कभी धोखा करने की कोशिश करिए। आप आए हैं और मेहनत से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, फिर उसके बाद तो सारी चीज़ें आपको अपने आप गिफ्ट में मिल जाएंगी जो आप कोशिश करते हो। बिल्कुल, जब भी तैयारी करें तो पूरे फोकस के साथ करें, चाहे 1 वर्ष करें चाहे 2 वर्ष जी, करें, और उसके बाद सब नहीं होता है तो कुछ न कुछ तो अनुभव मिलता ही है। जी लाइफ में कुछ और बेहतर शायद लिखा हो, जैसे जी, एपीजे अब्दुल कलाम थे सर, जो एग्जाम देने गए थे सर उसमें ही फेल हो गए थे वो। जी 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 तो पता चलता था सर कि मतलब उन्होंने सोचा था कि अब जीवन ही खत्म हो गया, जी, जी। सुसाइड करने तक उन्होंने सोच लिया था। जी, जी, जी। लेकिन बाद में सर कितने सक्सेस हुए, यहाँ तक कि सर प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट वगैरह बहुत अच्छे मतलब काम उन्होंने करे कि आज उन्हें एक आइडल के तौर पर लोग देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इसलिए आप जितना भी मेहनत करोगे उतना ही आप सफल होते जाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने गांव में एक कहावत है कि रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान वाली बात जो है, आप कोशिश करोगे तो जरूर सफल हो पाओगे। मैं मानता हूँ सबका जो IQ बराबर नहीं होता है, लेकिन आप बार बार कोशिश करोगे तो एक दिन आप, अगर आप मन से लगे हो तो जरूर सफल होगे, ये हमेशा मेरा मानना है। बिल्कुल, आप जब भी तैयारी करें चाहे 2 वर्ष की या 3 वर्ष की, अपना मन से तैयारी कीजिए और आपको लगता है कि सर मैं इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ तो जी। अपना दूसरा फील्ड देखिए। जी जी बिल्कुल, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा जी, जी। और आपका सर जो मतलब एनर्जी है सर दूसरे फील्ड में आप और अच्छा जी बेहतर जी कर जी सकते जी हैं। क्योंकि सर आज के टाइम पे सर बहुत अच्छे लोग मतलब जैसे यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, जी, वो जी। दूसरे फील्ड में उन्होंने बेहतर नाम कमाया सर। जी 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 तो आप इस एग्जाम में अपना पूरा जीवन ना लगाएं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें सर, एक यूपीएससी नहीं, ताकि कोई और एग्जाम भी हो सकता है सर, एसएससी वगैरह और भी सारे एग्जाम हैं, तो वहाँ पे अपना पूरा जीवन ना सौंपें आप। एक सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी सर समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, उस वजह से आना चाह रहे हैं।